जनरल जकी और आईजी डोगरा की आमद के बाद अजलास में मजीद हंगामी कैफियत पैदा हो गई। निस्फ घंटे बाद दिल्ली से एक और कॉल आई। ये टेलीफोन रा के सरबराह सक्सेना का था। मैं जानता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सक्सेना ने दो टोक अंदाज में कहा। हम 3 माहिरीन भेज रहे हैं जो इस केस पर काम करेंगे और जल्द ही हमें कामयाबी नसीब हो जाएगी। कौन है वो? उनका ताल्लुक मोसाद से है, इसराइली तंजीम मोसाद से, और वो इस तंजीम के बड़े दिमाग हैं। क्या गैर मुल्की माहिरीन की मदद तलब करके हम अपने लिए मजीद खतरात मोल नहीं ले रहे मिस्टर सक्सेना? आप फिक्र ना करें गवर्नर साहिब, उनसे ताउन करें, इसी में हम सब की बेहतरी है। सक्सेना ने यह कहकर रिसीवर रख दिया। मेरे खुदा, सिकंदर सर पकड़कर बैठ गया। उन लोगों ने ये क्या कर डाला? कसूर मुफ्ती सईद का है तो उसकी बेटी का अगवा क्यों? ये निरी हमाकत है। जुबी तड़क कर बोली, किसी औरत का अगवा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्या उन्हें ये अंदाजा नहीं कि यहाँ औरत के अगवा का मतलब क्या होता है? ये उनसे बड़ी गलती हो गई। टीपू ने कहा, ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो सब कंट्रोल रूम में बैठे इसी अंदाज में बहस कर रहे थे। उन्हें इल्म था कि बाहर कितनी जबरदस्त नाकाबंदी है। यही वजह थी कि उन्होंने अपने तमाम साथियों को मराकज पर वापसी की हिदायत कर दी थी। वो रबिया सईद के बारे में मुतफक्कर थे। उन्हें यह भी परेशानी थी कि इस ऑपरेशन के बाद मुजाहिद तंजीमों से JKLF के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, और ये फिक्र भी थी कि नाकाबंदी के दौरान मुजाहिदीन गिरफ्तार हो सकते हैं। वो सब अपनी अपनी फिक्रों में गलता थे कि अचानक धमाके होने लगे। धमाकों की ये आवाज बहुत करीब से आ रही थी। ये धमाके कैसे हैं? जूबी उछल पड़ी, खौफनाक। सिकंदर ने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। जूबी की तो जान ही जल गई, लेकिन टीपू बेख्तियार मुस्कुराने लगा। धमाके तो होते ही खौफनाक हैं ब्रादर, टीपू ने कहा। बात सिर्फ दिल की है। जूबी ने इन धमाकों पर महज हैरत का इजहार किया, जबकि तुम उन्हें खौफनाक करार दे रहे हो। गोया तुमने एक बातनी खौफ का इजहार किया है। बस, सिकंदर हाथ उठाकर बोला। वो समझ गया था कि टीपू से रगीद रहा है। उसी वक्त मजीद कई धमाके सुनाई दिए तो टीपू तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपक गया। सिकंदर, मेरा दिल कहता है कि अब कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुजालिम शुरू होने वाले हैं। जूबी एक तवील सांस लेकर बोली, हालात बता रहे हैं कि कोई बदतरीन आंधी आने वाली है जिसमें भारतीय गासब खशो खाशाक की मानिद बह जाएंगे। जाने अजीज, सिकंदर ने जूबी की बात उचक ली। और सुनो, इस आंधी के बाद जो सुबह तुलू होगी वो कश्मीर के हुस्न की तरह हसीन होगी। उस सुबह को कोई हमसे नहीं छीन सकेगा। जुल्म की हर रात तारीख होती है, लेकिन आजादी की सुबह सुहानी होती है। तुम्हें इस पर यकीन है ना? हाँ, मुझे इस पर यकीन है, जूबी ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि जब सुबह आजादी तुलू होगी तो सारे अंधेरे पसपा हो जाएंगे। जूबी ने आंखें मूंद ली। सिकंदर सिगरेट सुलगाने लगा। दफातन टेलीफोन की घंटी बहुत जोर से बज उठी। यस, सिकंदर ने रिसीवर उठा लिया। ये मैं हूँ। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर जैन की मखसूस आवाज सुनाई दी। बच्चे कैसे हैं? ओ आप? सिकंदर की आंखें चमकने लगी। सब खैरियत से हैं बाबा। आप सुनाएं कोई ताज़ा खबर? खबर तुम तक पहुंच चुकी होगी, मगर शायद खबर बनाने वालों के नाम नहीं। हमें अंदाजा हो चुका है कि वो कौन है, सिकंदर ने जवाब दिया। खुदा का शुक्र है कि अब तुम लोग अपनी इतलात का निजाम बना चुके हो, इंस्पेक्टर जैन ने पुरमुसरत लहजे में कहा। हमारा लाडला कहाँ है? वो पटाखों की आवाज सुनकर दौड़ता चला गया है जनाब, सिकंदर हंस कर बोला। उसे आतिशबाजी देखने का बहुत शौक है। ओह अच्छा, उसे कहना कि कभी बूढ़े बाप को भी शक्ल दिखा दिया करे। उसका बाप बड़ी मोहब्बत करता है उससे। मुझे इसका इल्म है मोहतरम, सिकंदर ने कहा। वो भी उन्हें बहुत चाहता है, लेकिन बड़ा पागल है। आजादी की दुल्हन हासिल करने के लिए न सिर्फ घर से भाग खड़ा हुआ, बल्कि बाप को भी भूल गया। वैसे ये नाफरमान तो नहीं सर? अरे नहीं, जैनुद्दीन खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम भी भिगो भिगो कर मारते हो मेरे बच्चे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं। खुश रहो, जैन ने दुआ दी, और दूसरों को भी खुश रखो। अच्छा, अब इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम की दीवार पर शहर का बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ था, जिस पर सुर्ख पन्नों के जरिए उन मकामात की निशानदही की गई थी जिनकी मुकम्मल नाकाबंदी थी। रात के वक्त हेडक्वार्टर्स की पूरी इमारत जगमगा रही थी। हर जगह रत जगह सा हो रहा था। दर्जनों माहिरीन कंट्रोल रूम में फाइलों, रिपोर्टों और टेलीफोन पर मसरूफ थे। एंड उसी वक्त वायरलेस भी जाग उठे। पेट्रोल कार नंबर 23, हिजोर ब्रिज, नथिंग टू रिपोर्ट। ओके 23, थैंक यू, कीप योर रूट। काउंटर इंटेलिजेंस के राम अवतार ने जवाब दिया। वही रबिया सईद की बाजियाबी के इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। कॉलिंग हेडक्वार्टर्स, दिस इज कार 53, महाराजपुर। 7 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मुसल्ला हिंदू थे। 7 को MI के हवाले कर दिया गया है। थैंक यू 53, कोई और खास बात? ओवर। नहीं, ओके वही रहो।
एयरपोर्ट और चिनार शरीफ वाली सड़कों के दोराहे पर ओवर एंड ऑल। राम अवतार ने जवाब दिया और फिर अगली कॉल वसूल करने लगा। ये पैगाम बटमालू की नाकाबंदी करने वाले ग्रुप की तरफ से था। उधर कुछ नहीं, दूसरी तरफ से बराई हुई आवाज सुनाई दी। राम अवतार इस आवाज को पहचान गया। ये डीएसपी असगर की आवाज थी, जो बटमालू के अहम तरीन इलाके में मौजूद था। उसकी कमान में उस वक्त 22 गाड़ियां थीं, जिनमें 30 नौजवान सवार थे। ये गाड़ियां बटमालू के मतवाजी रोड की भी जिम्मेदार थीं। कोई बात नहीं डीएसपी, राम अवतार ने कदरे शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया। तलाश करते रहो, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। ये कहते हुए उसने अगली कॉल रिसीव करनी शुरू कर दी। सफा कदल, वानियार, ईदगाह, सईदपुरा, नौशहरा, वचारनाग, अंचर, बजपुरा, गुल कदा, नवा कदल, अली कदल, फतेह कदल, नवाब बाजार, हाबा कदल, करण नगर, गांधी पार्क, राम बाग, जवाहिर नगर, लाल मंडी, लाल चौक, रनवाड़ी, सेंट्रल जेल, भगवानपुरा, मंडी बल, नसीम बाग, यूनिवर्सिटी, हजरत बल, नागन बाग, डल गेट, सोरा, शंकर आचार्य हिल्स, बचवाड़ा, गोपकार रोड, सोनावार बाग, बादामी बाग, शराजी बाग, चश्मा शाही, निशात महल, निशात बाग। हर जगह से सिर्फ यही पैगाम आ रहा था कि कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। डीआईजी पांडे जल्ला उठा। इतनी बहुत सी नफरी एक चटांग की लड़की तलाश नहीं कर सकती। थू थू। धीरज महाराज, टास्क फोर्स का सरबराह कर्नल मेहता मुस्कुरा कर बोला, नफरी भी तो आप ही की दी हुई है, मगर कमान मेरी नहीं। पांडे ने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। कमान आपकी होती तो क्या कर लेती? कर्नल के तेवर बिगड़ने लगे। बहुत कुछ, पांडे ने कहा। मैं सीधी और टेढ़ी दोनों तरह की उंगलियों से घी निकालना जानता हूँ। तब फिर आपकी जरूरत सूबा बहार में है जनाब। राम अवतार ने कुर्सी से टेक लगाकर जवाब दिया। उसका ताल्लुक भी फौज से था। हाल ही में उसने बहार में एक केस ऑफिसर के तौर पर कामयाबी से काम किया था और अब उसे कश्मीर भेजा गया था। ये महज इत्तफाक की बात थी कि कंट्रोल लाइन पार करके आजाद कश्मीर जाने के मिशन में ताखीर हो गई थी, जहां उसे मुजफ्फराबाद पहुंचकर बाज ऐसे लीडरों से राब्ता करना था जो मसला कश्मीर के लिए थर्ड ऑप्शन के कायल होने लगे थे। ये थर्ड ऑप्शन खुद मुख्तार कश्मीर था। उसे हिदायत मिली थी कि वो कश्मीर के लिहाके पाकिस्तान के नजरिए के मुखालिफ अनासर से राब्ता करके उनके ख्यालात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करे, मगर अभी वो श्रीनगर ही में था कि रबिया सईद को अगवा कर लिया गया और महज चंद घंटे कबल ही उसे ऑपरेशन रबिया सईद के लिए अफसर राब्ता बनाकर कर्नल मेहता को रिपोर्ट करने की हिदायत मिली थी। मेहता भारतीय पंजाब में फराइज अंजाम दे चुका था। गुरुद्वारा दरबार साहिब पर फौजी दावे के जमाने में उसे सिख आजादी पसंदों की सफों में दरारें डालने की हिदायत मिली थी। पांडे, राम अवतार और मेहता की ये तो तकार संगीन शक्ल इख्तियार करने ही वाली थी कि रेड सीट की घंटी बजने लगी कि कर्नल ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। यस सर, उसने बड़े अदब से कहा। सर के बच्चे, अपना नाम बता। दूसरी तरफ से किसी ने ललकारने वाले अंदाज में कहा, कर्नल मेहता ऑफ टास्क फोर्स। ये बताते हुए कर्नल की पेशानी शिकन आलूद हो गई। उसने ये सोचकर रिसीवर उठाया था कि दूसरी तरफ गवर्नर के सिवा कोई और नहीं होगा। ये टेलीफोन सेट सिर्फ गवर्नर की कॉल के लिए मखसूस था और मेरा नाम टाइगर है। ललकारने वाले ने तल्ख लहजे में कहा, टाइगर ऑफ कश्मीर। टाइगर ऑफ कश्मीर? कर्नल का लहजा बड़ा अजीब सा था। उसने दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरफ इशारा किया। राम अवतार ने छलांग लगाकर सिस्टम ऑन कर दिया। स्पूल चलने लगे, उन पर गुफ्तगू टैप होने लगी। साथ ही राम अवतार एक खुसूसी टेलीफोन पर झुक गया, जिसका मकसद रेड सेट पर आने वाली कॉल को ट्रेस करना था। ट्रेसिंग का ये काम फौरन ही शुरू भी हो गया। क्या चाहते हो तुम? कर्नल ने जानबूझकर गुफ्तगू को तूल देने की कोशिश शुरू कर दी। हमारा असल मकसद तो तुम लोगों से कश्मीर पाक करना है, लेकिन फिल वक्त हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि रबिया सईद हमारी मेहमान है। टाइगर ने बेहद संजीदा लहजे में जवाब दिया। कुछ समझ आई? तुम लोग क्या चाहते हो? कर्नल मेहता ने दांत पीसते हुए कहा। रबिया सईद का नाम सुनते ही उसके जहन ने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। अपने दोस्तों की रिहाई। दूसरी तरफ से जवाब आया, वो सब के सब सियासी कैदी हैं। सियासी कैदियों की रिहाई वजीर आला का काम है, हमारा नहीं। और वजीर आला फारूक अब्दुल्ला आजकल लंदन में हैं। देखो मेहता, हम जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कौन असल गवर्नर है और कौन हकीकी वजीर आला। हमें बेवकूफ मत समझो। हम तंदुरुस्त दिलो दिमाग के मालिक हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि फैसले कहाँ हो रहे हैं, कौन कठपुतली है और कौन मदारी। हमारा मुतालिबा ज्यादा बड़ा नहीं। मेहता ये बातें सुनता रहा। साथ ही उसने सामने पड़े हुए कागज पर 2 जुमले तेजी से घसीट डाले। उसने लिखा था, कॉल ट्रेस होते ही इस इलाके की नाकाबंदी कर लो जहाँ से टेलीफोन हो रहा है। हम सब जानते हैं मेहता, सब कुछ। टाइगर का लहजा स्पाट था और ये इल्म ही हमारे चौकस रहने की वजह है। हम पूरी तरह चौकस और बेदार रहते हैं। तुम किन लोगों की रिहाई की बात कर रहे हो? मेहता ने पूछा। उस वक्त राम अवतार बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजरें सुर्ख टेलीफोन सेट पर थीं, जिस पर कॉल के बारे में जवाब आना था। अपने दोस्तों की रिहाई की, टाइगर ने जवाब दिया। उनका नाम
حمید شیخ، جاوید زرگر، نور محمد لکوال، الطاف بٹ اور شیر خان، مگر یہ سب دہشت گرد ہیں۔ کرنل نے جواب دیا۔ بکو مت۔ ٹائیگر کا لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ دہشت گرد ہم نہیں، تم ہو۔ تم دہشت گردوں نے ہماری سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تم نے ہماری پوری نسل کو غلام بنائے رکھا ہے۔ ہمیں گالی مت دو کرنل، کیونکہ ہم گالی کا جواب گولی سے دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تمہارے دوستوں کو رہا نہیں کیا تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ ربیہ سعید کا قتل اور کسی دوسری بڑی شخصیت کا اغوا۔ ٹائیگر نے اس بار بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں کرنل، بہتر یہ ہے کہ میرے اگلے فون سے قبل کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ، میں تمہیں پھر فون کروں گا۔ سنو تو، کرنل چلانے لگا، مگر دوسری طرف لائن بے جان ہو چکی تھی۔ مہتا نے ڈیلے ڈالے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ رام اوتار نے اس کی طرف دیکھا۔ انٹیلیجنس کے دوسرے افسر بھی سرخ ٹیلی فون سیٹ کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ سب کو اس کی گھنٹی کے بجنے کا انتظار تھا۔ پھر یہ گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، مہتا نے ریسیور جپٹ لیا۔ کرنل سپیکنگ۔ ریڈ سیٹ پر آنے والی کال پندرستان مندر کے قریب ٹیلی فون کے کھمبے نمبر 62 تک ٹریس ہو چکی ہے سر۔ کیا مطلب؟ کرنل مہتا کی آنکھیں بجھ گئیں۔ کوئی نمبر، کوئی ایڈریس؟ کچھ نہیں سر، ویری سوری، ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی نے کھمبے پر چڑھ کر کال کی ہے۔ جہنم میں جاؤ۔ کرنل نے ریسیور پٹخ دیا۔ اب اس کا رخ نقشے کی طرف تھا۔ نقشے کے مطابق پندرستان مندر جموں جانے والی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس کے آس پاس دور دور تک کوئی پوسٹ آفس تھا نہ ہوٹل۔ کرنل کرسی پر ڈہ گیا۔ اس نے کچھ دیر قبل جو خواب دیکھے تھے پل بھر ہی میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ سکندر نے بہت تیزی سے گاڑی موڑی اور بادامی باغ کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ اسے ہر قیمت پر اس شخص سے ملاقات کرنی تھی جو کیپٹن دانش کا پیغام لے کر آیا تھا۔ کیپٹن دانش کشمیری نوجوانوں کو تربیت دینے کے مشن کے لیے وقف ہو چکا تھا، اور آج بہت دنوں بعد سکندر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس کا ایک آدمی کوئی خاص پیغام لیے بادامی باغ میں اس کا منتظر ہے۔ یہ اطلاع دینے والا پولیس کا ہی ایک مخبر تھا جس نے اپنی زندگی آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سکندر جب مقررہ مقام پر پہنچا تو وہاں ایک فقیر بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ سلام بابا۔ سکندر نے گاڑی روک کر اترے بغیر ہی سلام کیا۔ جیتے رہو، دل شاد کر دیا تم نے آ کر۔ فقیر نے جواب دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تربیت یافتہ مجاہدین کا ایک قافلہ اسی ہفتے کنٹرول لائن عبور کرے گا، فقیر نے کہا، اور تم سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان مجاہدین کی بحفاظت منتقلی کے انتظامات کرو۔ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خوست سے، کیپٹن دانش کے آدمی نے جواب دیا۔ انہیں ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دی جا چکی ہے اور وہ برف باری کے دوران چھاپا مار جنگ کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ کیا ان کے پاس گرم کپڑے ہیں؟ سکندر کو مان ہی احساس ہوا۔ کنٹرول لائن پر تو بہت شدید ٹھنڈ ہوگی، برف باری بھی اس بار بہت زبردست ہو رہی تھی۔ ان کی فکر مت کرو، وہ پوری طرح لیس ہیں، بس انہیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی اور رہنمائی کی۔ اگر تمہارے دوست ربیہ سعید کو اغوا نہ کر لیتے تو شاید انہیں اس کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ ربیہ کے اغوا کے بعد کنٹرول لائن پر بہت زیادہ نفری پہنچ گئی ہے۔ کنٹرول لائن کے اس پار انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی محترم، سکندر نے یقین دلانے والے انداز میں جواب دیا۔ ہم انہیں محض چند گھنٹوں میں محفوظ مقامات تک پہنچا دیں گے۔ آپ تاریخ اور مقام بتا دیں، اس مہینے کی 13، 14 یا 15۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ تمہیں قاضی ناگ کے آس پاس مل جائیں گے، بس جو بھی جائے اس سے کہہ دینا کہ چھم نالے پر نظر رکھے۔ بہت شکریہ۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اب مجھے اجازت؟ بسم اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ محترم۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت وہ ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے مجاہدین کے کسی قافلے کی آمد کا پتہ چلا تھا، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس کے گروپ کو اس قافلے کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ سوچنے لگا کہ جب کنٹرول لائن کے پار سے مجاہدین جتھوں کی شکل میں متواتر آتے رہیں گے تو پھر بھارتی غاصب فوج کے قدم بھی اکھڑنے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خونی لکیر عبور کرنے والوں کو فی الوقت کتنے خطرات درپیش ہوں گے۔ وہ یہی سوچتا رہا حتیٰ کہ اس کی منزل آ گئی۔ وہ اس وقت کنول کے مکان کے سامنے موجود تھا۔ پروگرام کے مطابق آج رابطے کے لیے سب کو یہیں جمع ہونا تھا۔ اشفاق مجید وانی اور یاسین ملک سری نگر ہی میں ہیں۔ ٹیپو نے انکشاف کیا۔ وہ کنٹرول لائن کے اس پار سے آنے والے قافلے کے بارے میں ساری تفصیلات سن کر متعلقہ ایریا کمانڈروں کو مطلع کر چکا تھا۔ انہیں اطمینان ہو چکا تھا کہ یہ قافلہ بخیریت بانڈی پورہ تک پہنچ جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں سرگرم باز جیالوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد گفتگو ایک بار پھر ربیہ سعید کے بارے میں ہونے لگی۔ اسی دوران ٹیپو نے یہ انکشاف کیا کہ JKLF کے دو اہم ترین کمانڈر اشفاق اور یاسین سری نگر میں موجود ہیں۔ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
सिकंदर ने बड़ी हैरत से पूछा। कमल उस वक्त उनके लिए नमकीन चाय बना रही थी। दूसरे साथी भी मौजूद थे, मगर ज्यादातर की तवज्जो टीवी की खबरों पर थी। मुज़ाकरात, टीपू ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मुज़ाकरात मगर किससे? मैंने सुना है कि कांग्रेसी लीडर और वजीर गुलाम हुसैन कारान मुज़ाकरात में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। उसका बेटा एजाज कार यासीन मलिक का पुराना दोस्त है। मगर मुज़ाकरात की नौयत क्या है? सिकंदर ने पूछा। JKLF वाले हमीद, जावेद, नूर मोहम्मद, अल्ताफ और शेर खान की रिहाई चाहते हैं, टीपू ने जवाब दिया। सिकंदर सिगरेट सुलगा कर बोला। मेरा ख्याल है कि अगर JKLF का सिर्फ यही मुतालिबा है तो फिर उन्हें कामयाबी होगी। वैसे ये बात अहम है कि इन 5 मुजाहिदों की रिहाई से तहरीक आज़ादी को बड़ी तकवीयत मिलेगी। सभी शेर हैं, दलेर और दानिशमंद। कंवल ने उनके सामने चाय रखी तो वो अपनी सोचों में गुम थे। सिकंदर सोच रहा था कि असीरों की रिहाई से तहरीक को महमीज मिलेगी, जबकि टीपू सोच रहा था कि मुजाहिदीन के काफिले की बांडीपुरा से श्रीनगर तक मुंतकिली के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। डल झील के करीब पुलिस और फौज के ट्रक जैसे ही रुके, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। डल गेट पर मौजूद गैर मुल्की सयाह ये मंजर हैरत से देखने लगे। पुलिस वाले राहगीरों को दबोच दबोच कर ट्रकों पर डाल रहे थे। फौजियों ने इधर उधर पोजीशन संभाल ली थी। एन उसी वक्त 2 पुलिस कारें सायरन बजाती हुई सयाहों के करीब से गुजर रही थी।